Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का कुछ बेसिक पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है उसके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की हम बात करने वाले हैं, उनके डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में जो सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है वो किया है मिथाइल ग्रुप, है ना। तो जैसे ही आप साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो आपके सामने सवाल ये आएगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आप एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे या इक्वाटोरियल पोजीशन पे इसको रखना है, क्योंकि आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन में जो हाइड्रोजन है वो दो तरह के होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं CH बॉन्ड वो दो तरह के होते हैं, एक्सियल और इक्वाटोरियल। तो CH3 को आप कौन सी पोजीशन देंगे, ये आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। जैसे ही आप CH3 प्लेस करेंगे वैसे ही तो जाहिर सी बात है इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। या तो आप इस CH3 को इक्वाटोरियल पोजीशन पे रख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और या फिर आप इस CH3 को एक्सियल पोजीशन पे रख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जब इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है वो वाला चेयर कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। ये जहां मैं लिख रहा हूं ये कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है यदि आपका CH3 या कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट आपका एक्सियल पोजीशन में है तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो रूल यहां पर क्या है, एसके वर्मा ट्रिक क्या है, एसके वर्मा टिप ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स always prefer equatorial position in cyclohexane and not axial। axial को प्रीफर नहीं करते, इक्वाटोरियल को प्रीफर करते हैं, इसीलिए मिथाइल ग्रुप इक्वाटोरियल पोजीशन में है, वो कॉन्फॉर्मेशन, वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, अब ये तो बात हो गई। अब इसके रीजन की हम लोग बात करते हैं कि क्या रीजन है कि जो इक्वाटोरियल कॉन्फॉर्मेशन है, इक्वाटोरियल CH3 है, वो एक्सियल CH3 से ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। इसका क्या रीजन है, तो रीजन हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो तरीका है रीजन को एक्सप्लेन करने का वो है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। आप जब CH3 ग्रुप को एक्सियल पोजीशन में रखते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने ये R ग्रुप है CH3 ग्रुप, इसको एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जैसे ही आप एक्सियल पोजीशन में रखेंगे इसको हम कार्बन 1 ले लेते हैं, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, और ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये 6। तो आप देखिए जो CH1 पे जो मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, R ग्रुप रखा हुआ है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, स्टेरिक इंटरेक्शन हो रही है किनके साथ में, कार्बन 3 और कार्बन 5 पे जो हाइड्रोजन है जो एक्सियल पोजीशन पे है उनके साथ इसका स्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा है ना। उसको हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, यानी कि स्पेस में इतनी जगह नहीं है। ये वाला जो CH3 है इसके जो 3 हाइड्रोजन है वो इन हाइड्रोजन्स के साथ स्टेरिक इंटरेक्शन करेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा और ये जो एक्सियल कॉन्फॉर्मर है ये कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइप की स्टेरिक जो इंटरेक्शन हो रही है, स्टेरिक स्ट्रेन हो रहा है किसमें, फर्स्ट और जो फर्स्ट और एक छोड़ के एक यानी कि थर्ड कार्बन, ये देखिए इस डायरेक्शन में फर्स्ट और ये थर्ड कार्बन, और आप इधर चलेंगे तो फर्स्ट और ये फर्स्ट कार्बन है, ये 6 वाला सेकंड कार्बन हो जाएगा, तो ये थर्ड कार्बन हो गया 5th वाला। तो फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 क्यों, क्योंकि कार्बन 1 और कार्बन थर्ड, ठीक है, उस पे, और डाई एक्सियल क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा है, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक CH3 ग्रुप का जो दोनों एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं जहां मैं टिक कर रहा हूं उनके साथ स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा है, डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो रही है, इसलिए एक CH3 दो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट करता है। 2,1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। यदि यही CH3 इक्वाटोरियल पोजीशन पे आप रखते हैं
तो यहाँ पर ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है इनके साथ कोई स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट नहीं हो रहा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर रिपल्शन कम है, इसलिए इसका एनर्जी कम है, इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। ये मोर स्टेबल है इक्वाटोरियल वाला, और एक्सियल वाला लेस स्टेबल है। बात आपको समझ में आई? एक्सियल पोजीशन पर जब CH3 रखते हैं तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारा गेम होता है और एक्सियल वाला कम स्टेबल हो गया। वो तो था पहला तरीका एक्सियल की स्टेबिलिटी, एक्सियल और इक्वेटोरियल की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। अब ये सेकेंड मेथड है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो एक्सियल वाला है, एक्सियल CH3 रहता है तब वो लेस स्टेबल होता है, और आपका जो इक्वाटोरियल होता है वो मोर स्टेबल होता है, यदि इक्वाटोरियल पोजीशन पे आप CH3 रखते हैं तो, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए जो सेकंड मेथड है वो है ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन। ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन कहां से आया? ब्यूटेन के जो कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी, आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर ब्यूटेन का गोस कॉन्फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर, जो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। गोस कॉन्फॉर्मेशन कौन सा होता है? जिसमें दोनों CH3 जो ग्रुप है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होता हो, ये गोस कॉन्फॉर्मेशन है। और ये जो गोस कॉन्फॉर्मेशन है, ये जो एंटी कॉन्फॉर्मेशन था ब्यूटेन का, उससे कम स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों CH3 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनके बीच में कुछ स्टेरिक स्ट्रेन है, इसलिए ये गोस इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। जब भी CH3 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस पूरे टॉपिक में उसको गोस इंटरेक्शन बोलते हैं, और गोस इंटरेक्शन जब आता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि जब CH3 को एक्सियल में रखते हैं तब कितनी गोस इंटरेक्शन है, और जब CH3 को इक्वाटोरियल में रखते हैं तो कितनी गोस इंटरेक्शन है, वो देखते हैं, और एनर्जी कंटेंट कैसे चेंज हुआ वो भी देखते हैं। ये सेंटेंस आप लोग पढ़ लो, जरा समझ लो। इक्वाटोरियल मिथाइल ग्रुप होता है, इक्वाटोरियल मिथाइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप को इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो नो गोस इंटरेक्शन, कोई गोस इंटरेक्शन नहीं होती है, यानी कि कोई भी दो मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे नहीं होते हैं, जिससे कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होता और स्टेबिलिटी कम नहीं होती है ना। तो इक्वाटोरियल मिथाइल ग्रुप जब होता है तो नो गोस इंटरेक्शन, ठीक है। तो गोस इंटरेक्शन कब होता है? यस, एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा आपका, एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल होगा तो दो गोस ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन यहाँ पर आएगी, जिसकी वजह से एक्सियल वाला जो कॉन्फॉर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कितना एनर्जी चेंज होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेरे साथ ये देखना होगा, पढ़ना होगा। एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कितनी गोस इंटरेक्शन है? 2, और एक गोस इंटरेक्शन की वजह से कॉन्फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो 3.8 किलो जूल यानी कि 0.09 किलो कैलोरी इंक्रीज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एक गोस कॉन्फॉर्मेशन की वजह से इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सियल में 2 गोस इंटरेक्शन है और आपका जो इक्वाटोरियल में एक भी गोस इंटरेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से एक्सियल की जो एनर्जी है, एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन इज हायर इन एनर्जी बाई 7.6, यानी कि 2 गोस इंटरेक्शन हो गए ना, तो 3.8 इंटू 2 कितना आया? ये आया 7.6। तो 7.6 यानी कि 1.8 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा है एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन की, किसके कंपैरिजन में? इक्वाटोरियल जो मिथाइल ग्रुप होगा उस कॉन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में। इतनी बात आपको समझ में आई? आपको पता चल गया गोस इंटरेक्शन किसमें होता है, किसमें नहीं होता। गोस इंटरेक्शन की वजह से एक्सियल की एनर्जी कितनी ज्यादा हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे कम हो गई। अब बात कर लेते हैं, आपने ये तो समझ लिया कि गोस इंटरेक्शन किसमें 2 होते हैं, किसमें 1 होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको ड्रॉ करके वो बताना आना चाहिए। इसके लिए एक्सियल मिथाइल ग्रुप हमने सबसे पहले लिया है, इसमें 2 गोस इंटरेक्शन है, मैं वो दोनों गोस इंटरेक्शन आपको दिखा रहा हूं। आपको सबसे पहले जो ब्यूटेन की जो साइक्लोहेक्सेन का जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसको देखने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। कैसे बदलेंगे मैं बताता हूं। यहाँ पर ये जो CH3 है वो एक्सियल पे है, यहाँ पर भी एक्सियल में है और यहाँ पर भी एक्सियल में है, ठीक है। आप यहाँ पर ये जो कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे, है ना, न्यूमेन कॉन्फॉर्मेशन इसका जो ड्रॉ करेंगे, न्यूमेन प्रोजेक्शन, वो C4 और C5 के अलोंग देखते हुए ड्रॉ करेंगे, C4 C5 और C1 C2 इन कार्बन के थ्रू आप देखेंगे, यानी कि C5 आपके सामने होगा, C1 आपके सामने होगा, C5 के पीछे C4 होगा। ये देखिए, ये C5 है, ये पीछे वाला आपका C4 है,
ठीक है। इसी तरह से C1 आपके सामने होगा और C2 इसके पीछे होगा। ये देखिए C1 आपके सामने है और ये C2 पीछे है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो थर्ड कार्बन वाला जो CH2 ग्रुप है, ये इस CH3 से 60 डिग्री के एंगल पे आ गया, इसलिए ये यहाँ पर गोस इंटरेक्शन ये यहाँ पर क्रिएट हो गई। ये देखिए इस CH2 और CH3 के बीच में, ठीक है। तो एक गोस इंटरेक्शन है किसके बीच में, C1 का किसके साथ, C1 का किसके साथ, C3 के साथ गोस इंटरेक्शन एक मैंने आपको बताया। दूसरी देखते हैं। अब आपको इस साइक्लोहेक्सेन एक्सियल जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसको देखने का तरीका बदलना होगा। अब आप कैसे देखेंगे, अब आप देखेंगे C3C4 बॉन्ड के अलोंग और C1C6 बॉन्ड के अलोंग, यानी कि आपकी तरफ कौन सा रहेगा, C3 रहेगा और C1 रहेगा। ये देखिए C3 आपके सामने है और C1 आपके सामने है, C1 के पीछे C6 है और C3 के पीछे C4 है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस CH3 के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये फिफ्थ कार्बन CH2। तो यहां पर ये देखिए ये 60 डिग्री के एंगल पे ये आ गया, ये 60 डिग्री के एंगल पे कौन सा आ गया, आपका C5 वाला जो CH2 है वो आ गया। तो यहाँ पर ये गोस इंटरेक्शन हो गई। इसका मतलब C1 की, ये C1 वाला जो CH3 है इसकी गोस इंटरेक्शन किसके साथ है, C3 के साथ भी है ना। आप बात को समझिए, ये जो CH3 है, CH3 कहां पर है, C1 पे, उसकी गोस इंटरेक्शन किसके साथ है, C3 के साथ है। इसी तरह से CH3 जो C1 पे प्रेजेंट है उसकी गोस इंटरेक्शन C5 के साथ है, सॉरी यहाँ पर C5 है, ठीक है। तो C5 के साथ है। तो इस तरह से CH3 जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, वापस सुन लीजिए, CH3 जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, उसमें दो गोस इंटरेक्शन होती है, एक C3 के साथ और एक C5 के साथ, ठीक है, किसकी, CH3 की। ओके, अब इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो CH3 है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे आप लगाएंगे तो इसको हम बोलेंगे इक्वाटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें 1 ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और सॉरी नो ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर कोई गोस इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। ये देखिए नो ब्यूटेन गोस इंटरेक्शन। ओके, तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं किसके अलोंग, C4 C5 के अलोंग और C1 C2 के अलोंग इसको देख रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ C5 है और C1 है। ये देखिए C1 और ये आपकी तरफ C5, ठीक है। अब ये CH3 इक्वाटोरियल पोजीशन पे है, ये यहां पर आएगा, ठीक है। अब ये CH3 आप देखिए किसी भी कार्बन के साथ में 60 डिग्री के एंगल पे नहीं है, इसीलिए यहां पर कोई गोस इंटरेक्शन नहीं है, नो गोस इंटरेक्शन, ठीक है। तो फिर यहां पर कौन सा कॉन्फॉर्मेशन होगा, तो ब्यूटेन का एंटी कॉन्फॉर्मेशन आप जानते हैं ना, जिसमें दोनों CH3 एंटी पोजीशन पे थे। तो यहां पर ये जो CH3 है, दिस CH3 ये किसके है, एंटी टू C3, ये लो C3 के साथ ये एंटी पोजीशन पे आ गया। और ब्यूटेन का एंटी कॉन्फॉर्मर तो आप जानते हैं कि वो गोस कॉन्फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मिथाइल ग्रुप इज एंटी टू C3। ओके, C3 के साथ एंटी पे है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपका C3 है। देखिए एंटी पोजीशन पे है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, ऑपोजिट पोजीशन पे है, ठीक है। इसलिए कोई गोस इंटरेक्शन नहीं है, एंटी पोजीशन पे है। तो ये जो जब आप CH3 को इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो वो ब्यूटेन के एंटी कॉन्फॉर्मर की तरह ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, जब आप उसको एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। ये एक्सियल मिथाइल कॉन्फॉर्मेशन और इक्वाटोरियल मिथाइल कॉन्फॉर्मेशन के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। 7.6 तो आपका किलो जूल पर मोल होता है और 1.8 आपका किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इक्वाटोरियल मिथाइल जो कॉन्फॉर्मेशन है वो आपका मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती है, इसमें गोस कॉन्फॉर्मेशन गोस इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है इक्वाटोरियल वाला। ओके, अब एक रूल सुन लीजिए आप लोग, एसके वर्मा टिप, वो ये है कि कोई भी बल्की ग्रुप है वो जितना ज्यादा बल्की होगा वो इक्वाटोरियल पोजीशन को ही प्रीफर करेगा। बल्की ग्रुप हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन को प्रीफर करेगा, किसको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कम से कम हो, ठीक है। इसलिए बल्की ग्रुप हमेशा कहाँ जाएगा, इक्वाटोरियल पे। ओके, अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज विद सब्स्टिट्यूएंट इक्वाटोरियल पोजीशन में कोई ग्रुप होगा तो
उस कॉन्फॉर्मर का कितना परसेंटेज होगा। ये देखिए, यदि यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो 50% इक्वाटोरियल होगा और 50% एक्सियल कॉन्फॉर्मर होगा। लेकिन जब मेथोक्सी आप लगाएंगे तो 73% इक्वाटोरियल हो जाएगा, यानी कि इक्वाटोरियल का बढ़ जाएगा। इसी तरह से मिथाइल लगाएंगे तो 95% इक्वाटोरियल कॉन्फॉर्मर होगा, ठीक है। इथाइल लगाएंगे तो 95% इक्वाटोरियल कॉन्फॉर्मर होगा। आइसोप्रोपाइल लगाएंगे तो 98% इक्वाटोरियल कॉन्फॉर्मर होगा। आप समझ गए, जैसे जैसे ग्रुप बल्कि होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इक्वाटोरियल कॉन्फॉर्मर का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन को प्रीफर करता है, ताकि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कम से कम हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। एक आपको डाउट यहाँ पर आना चाहिए कि OM3 जो है मेथोक्सी ग्रुप, वो मिथाइल से बड़ा लग रहा है, लेकिन इक्वाटोरियल का परसेंटेज इसके केस में कम है। उसका रीजन ये है कि मेथोक्सी ग्रुप में इन हाइड्रोजन की तरफ स्मॉल एटम ऑक्सीजन रहता है, न कि मिथाइल ग्रुप। जबकि जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसमें मिथाइल ग्रुप, जो कि बड़ा ग्रुप है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है। यहाँ पर स्मॉल एटम ऑक्सीजन इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए इसका जो इक्वाटोरियल का परसेंटेज है वो 73 है और इसका कितना है 95, ठीक है। जबकि लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको समझ में आ गया कि क्यों कोई सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाना चाहता है, इक्वाटोरियल में ही जाना चाहता है, क्योंकि वहां 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती है, गॉस इंटरेक्शन नहीं होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ये था मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।